डाल दे तो हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये होना भी सही है, ठीक है, इससे अनुभव मिलता है। खैर, चलिए अब बात करते हैं आपसे संविधान। सभी ध्यान से सुनो, लेक्चर बहुत अच्छा है और आप हमसे जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी होगी। आप तो क्या जानते हैं, पुराना बैच रह रहे हैं आप तो, ठीक है। तो बढ़िया से क्लास को और माहौल बना के पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे जानने में, आपकी नज़रों को पढ़ने में टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2 दिन में पढ़ लेंगे कि कौन किस विचारधारा का है, कौन किस सोच का है, ठीक है। तो 2 दिन का समय दीजिए, फिर क्लास का माहौल और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। खैर देखिए, तो संविधान यही है ना। कौन कौन अच्छे से, अच्छा ये बताओ पॉलिटी किसने पढ़ा है पहले? आज थोड़ा हल्का लेक्चर रखेंगे, ज़्यादा नहीं। पॉलिटी पढ़ा है आपने? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी फ्रेश है, ठीक। लेकिन मैं संविधान को स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले हमको भारतीय राज्य व्यवस्था को देखना है कि इंडियन पॉलिटी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये, और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपके सिलेबस से जरूर बाहर हो सकती है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए यहां तक का तो सफर करना पड़ेगा। नहीं सीधा आपको चैप्टर 1 नहीं करा सकता, ना आप भी बोलोगे रट के आए हो, ठीक है। इसलिए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से प्रारंभ करते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था, ये हमारी आज़ादी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अम्बेडकर साहब, कहाँ से, क्यों, कैसे, वो असेंबली की जरूरत ही क्या थी? और संविधान से पहले संविधान सभा आती है। अब वो संविधान सभा को क्या ऐसी मजबूरी थी कि पूरे देश में हाहाकार हो रहा था, एक तरफ विभाजन था, दूसरी तरफ कोल्ड वॉर जो था, शीत युद्ध जो था वो खत्म हो रहा था। अमेरिका और रशिया बहुत बड़ी शक्ति थी उस समय, विश्व की 2 गुटों में बटा हुआ था। तो वहां से हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। और दूसरी तरफ था भारत का विभाजन। ये संविधान की जरूरत क्यों थी हमको? क्या हम ब्रिटिशों को भगाकर बिना संविधान के भी चल सकते थे ना? हमारी लड़ाई तो सबसे बड़ी ये थी ना कि अंग्रेज भागे यहाँ से, अंग्रेज भागे। ये संविधान की क्या जरूरत थी? हमको यही बात सोचनी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे विश्व आप करें तो 1900 शीत युद्ध में, मतलब शीत युद्ध चल रहा था 1945 to 1991, इतना लंबा शीत युद्ध चला था। लेकिन एक बड़े विश्लेषकों ने बोला है कि शीत युद्ध एक हथियारों से लड़ने वाला युद्ध नहीं था, यह एक युद्ध था बात से, बोलने से। लोग बोलकर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, और इसमें वर्ल्ड में 2 ही ऐसी शक्ति थी जो सबसे महान शक्ति हुआ करती थी, यूएस और रशिया, जिसको पहले कहते थे सोवियत संघ। ये 2 ही ऐसी शक्ति थी, ये आपस में लड़ रही थी, ठीक है। ये एक दूसरे को अपना बड़ा दिखाना चाहती थी, ठीक है। तो यूएस कि मैं बड़ा हूं, और आज भी यूएस जो है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है। रशिया कहता था कि मैं भी कम नहीं हूं, और आज देखो रशिया भी कम नहीं है, रशिया भी कम नहीं है। सन की आदमी बैठे हुए हैं वहाँ, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, राष्ट्रपति वहाँ के। और यूएस के राष्ट्रपति जो है बदलते रहते हैं, वहाँ पे इतनी तानाशाही नहीं है। तो वही शीत युद्ध चल रहा था। दूसरी तरफ था भारत का विभाजन, और जिसके सबसे बड़े थे गांधी जी। गांधी जी एक बात कहते थे कि मुझे देश की आज़ादी चाहिए, तो मैं कभी भी उस आज़ादी को, उस संविधान को भिक्षा के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मांगता। यानी शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध के समय सारे राष्ट्र गुटबंदी कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान जैसा राष्ट्र भी अमेरिका में जाके मिल गया, क्योंकि अमेरिका से उसको फंडिंग होती है हथियारों की। ये बहुत बड़े रिलेशंस हैं। तो सारे राष्ट्र गुटबाजी कर रहे थे, लेकिन भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो गांधी जी जो थे वो कभी हमेशा ये कहते थे कि हमें तो भिक्षा नहीं, हमें भीख नहीं, हमें स्वराज की पूरी आज़ादी चाहिए, और मैं कभी भी इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मांगता। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित कानून चाहिए, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट हमको भीख के रूप में ऐसे देती है कि ले जाइए स्वराज, तो मैं ऐसे इसे ले लूँगा। महारानी को इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित कराना होगा, तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। यह है मेरे लिए आज़ादी। आज़ादी वो नहीं है मेरे लिए
और गांधी जी से सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ मैं किसी को नहीं मानता। वास्तव में वो एक इंसान थे, ठीक है। ऐसा हाड़ मांस का पुतला शायद कभी धरती पे पैदा हो, मैं यकीन नहीं कर सकता, ऐसे इंसान थे। खैर, अब भारत का विभाजन चल रहा था, 1947 का वो समय था, दोनों देश अलग हुए, पाकिस्तान और भारत। लेकिन भारत का विभाजन जब देखें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को यदि मैं भारतीय राजनीति से कनेक्ट करता हूं, इंडियन पॉलिटिक्स, तो इंडियन पॉलिटिक्स में हमारी ये क्रियाकलाप चल रही थी कि हम अंग्रेजों को भगाने के लिए बेसब्र हो रहे थे, और वहीं गांधी जी अपना आंदोलन चला रहे थे या आंदोलन नहीं चला रहे थे, तो लगभग से लगभग ये मान सकते हैं कि वो हिंसा तो नहीं कर रहे थे, अहिंसा पात्री थे, लेकिन उनकी यह थी कि हम भिक्षा नहीं मांगेंगे। और गांधी जी को मैं पूरा क्रेडिट नहीं दे रहा, ये मत कहना कि गांधी जी नहीं, उनके साथ साथ कई व्यक्ति, भगत सिंह की बात तो फिर एक बड़े सम्मान के तौर पे लेते हैं, इतने युवा नेता, इतने तेज और तर्रा, इतने बुद्धिमानी, हम सभी की बात करेंगे, ठीक है। तो भारत के विभाजन में भारतीय राजनीति बड़े चरम स्तर पर थी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में यदि हम किसी भी चीज़ को, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अप्रोच होती है, उसको कहते हैं लीगल अप्रोच। क्या कहते हैं? लीगल अप्रोच। और लीगल अप्रोच का मतलब होता है कानूनी दृष्टिकोण। जब कभी भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखो तो वहां पर एक चीज मिलती है लीगल अप्रोच, और लीगल अप्रोच को कहते हैं कानूनी दृष्टिकोण। यदि मैं इन व्यक्तियों को देख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा कानूनी दृष्टिकोण है, ये बाहर जाके क्या करेंगे, ये इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे। तो पॉलिटी को पढ़ाने वाला और पॉलिटी को पढ़ने वाला, उसकी नज़र मोहब्बत की नहीं होती, और मेरी नज़र मोहब्बत की नहीं है। मेरी नज़र संविधान की दृष्टि से देखती है हर इंसान को, और संविधान वास्तव में एक पुस्तक नहीं है, एक ग्रंथ है। मैं इसको गीता के बराबर इज्जत देता हूँ, और शायद गीता से ज़्यादा ही दूंगा, महाभारत से ज़्यादा ही दूंगा, किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ से मैं इसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। संविधान मेरे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद मेरे लिए गीता, महाभारत या किसी भी धर्म की ग्रंथ, कुरान, सब बाद में आते हैं। लेकिन लीगल अप्रोच की दृष्टि से देखें तो संविधान सबसे बड़ी चीज़ है, और संविधान को कहते हैं कि भारत का सबसे बुनियादी कानून, द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक लॉ कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ही बोला जाता है संविधान। कोई बड़ा कानून नहीं है, और संविधान से बड़ा भी कोई नहीं है, ये भी हकीकत है। तो सभी इस बात को लिखें, पहले छोटा सा लिखेंगे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये खैर स्टार्टिंग है, अभी चैप्टर आएगा, फिर चैप्टर पे बात करेंगे अच्छे से। लिखें, पहले तो डालें भारतीय राज्य व्यवस्था। राजनीति विज्ञान कोई नहीं डालेगा, राजनीति विज्ञान नहीं है ये, भारतीय राज्य व्यवस्था है। डालिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अच्छा, हिंदी नहीं आती? हाँ तो बोल तो रहे, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। हिंदी समझ में नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। अब मैं जो बोल रहा हूँ नहीं आ रही? हाँ ये तो आ रही है। ये इंग्लिश मीडियम वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर हिंदी में समझा दो, इंग्लिश में लिखा दो। और भी हैं क्या इंग्लिश वाले भैया? अच्छा, इनको बुक नहीं दी अभी है, क्यों? अच्छा नहीं बैच, नहीं बुक इंग्लिश में, जरा गौर से फरमाइए, ये तो नज़रों का खेल है भैया। हाँ जरा नज़रों का खेल है, एक बार देखिए किताब इंग्लिश में भी है। हाँ ठीक है, चलिए। तो इंडियन पॉलिटी, ये आप किताब ले लेना, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा है, हम जो भी पढ़ाएंगे विद इन इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें सब दे रखा है। चलिए, तो सभी लिखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। ज़्यादा नहीं, केवल 2-3 लाइन का हमें इंट्रोडक्शन लिखाना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। चलिए लिखिए कि देखिए कानूनी दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी ग्रंथ का किया गया अध्ययन
कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी ग्रंथ का किया गया अध्ययन एक बुक देखो इसमें है। कानूनी दृष्टिकोण से ग्रंथ का किया गया अध्ययन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहलाता है। कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी ग्रंथ का किया गया अध्ययन कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट, इन सभी को दे दो एक इंग्लिश। हाँ, अच्छा एक ही है क्या? नहीं, फिर तो रहने दो, बाद में देना, बाद में देना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट स्टडीड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट स्टडीड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या हो गया? हाँ, चलिए, तो नेक्स्ट है, केवल बेसिक चीजें लिखनी है, ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, कोई बहुत बड़ा चैप्टर है। लिखें नेक्स्ट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखते हैं सीधा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चैप्टर। चलिए, क्योंकि एसएससी वाले छात्र हैं, ज़्यादा खींचना बेकार रहेगा आपके लिए। देखिए, अब सभी ध्यान से देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा, और चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। आप चैप्टर का नाम डाल सकते हैं सभी, संविधान का निर्माण। तो पहले तो हम बात करेंगे लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी। चलिए, डेमोक्रेसी की परिभाषा बताइए आप। बड़ा शर्मिंदा करूंगा वरना आपको, भारत के नागरिक हैं आप। बताइए डेमोक्रेसी क्या है? कोई भी बोल सकता है। हाँ बोलिए, डेमोक्रेसी क्या है? जनता का, अच्छा बेटा बताओ, ये परिभाषा हमने कब रटी थी? आपने बोला हैं 9th में, यही परिभाषा ले दे के टीचर रटा दिया करते थे। बहुत अच्छी परिभाषा है और किसी इज्जतदार आदमी ने दी है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने बोला कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए या जनता पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। आपके शासन है, आप ही सरकार को चुनते हो, आपके लिए शासन होता है सरकार की तरफ से। तो किसी भी तरीके से देखें तो फॉर पीपल, बस ओनली। सरकार आपके लिए चुनती है, आपके लिए ही काम करती है, चाहे वो किसी भी प्लान को बनाए, चाहे किसी स्कीम को बनाए, चाहे किसी भी कानून को बनाए, और चाहे आपके लिए वो सरकारी नौकरी की विज्ञप्ति निकाले, वो आपके लिए निकालती है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपने लिए काम करने का। उसके बाद बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन ने सबसे पहली परिभाषा की थी, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र को बताया, लेकिन लोकतंत्र के बारे में अभी और भी कुछ चीज़ जानना बाकी है। लोकतंत्र ये कहता है, देखो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें किसी को कोई संदेह है या नहीं? तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसा बताया जाता है कि भारत ऐसा एकमात्र ऐसा देश है जो मानव सभ्यता में लगभग 5000 सालों से लोकतांत्रिक होने का प्रयास कर रहा है, डेमोक्रेटिक होने का प्रयास कर रहा है। जबकि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं था जिसने इतना स्ट्रगल किया हो। आपको क्या लगता है अंग्रेज 200 साल से स्ट्रगल कर रहे थे? जी नहीं। क्या राजाओं का शासन भूल गए? क्या उन मुगल वंश में उन मुगलों का राजा शासन भूल गए जो जबरन धर्मांतरण किया करते थे? हम तो उनसे भी परेशान थे। क्या हिंदू शासकों में वो भी तो शासक थे जो अय्यासी बोल थे, उनसे भी परेशान थे हम तो। कुछ मुगलों में तानाशाही आ गई थी, ठीक है। तो शासन में हमेशा दोष रहा है। हम ये नहीं है कि 200 साल से लड़ रहे हैं, अरे हमने तो अपनों से भी लड़ा है, हमने तो औरंगजेब से भी लड़ा, जनता औरंगजेब से भी परेशान थी। यदि अकबर से खुश थी तो औरंगजेब से परेशान थी, ठीक है। कई सारे हिंदू शासक ऐसे थे जिन्होंने अय्याशियाँ की हैं अपने पैसों से, हम तो उनसे भी परेशान थे। खोट मुगलों में नहीं है, खोट हिंदुओं में भी था।
ये हकीकत है, इतिहास बताता है। इसलिए तो हमने, जनता ने बहुत शोषण झेला है, और ये लड़ाई 200 साल की नहीं है, ये लड़ाई 5000 ईयर्स की है। 5000 सालों से हम इस शब्द के लिए लड़ रहे थे कि हमको लोकतांत्रिक बनना है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, 5000 वर्षों की है। ठीक है। और मानव सभ्यता, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बताता है कि हमने 5000 सालों से इस शब्द के लिए लड़ाई की, तब जाकर आपको ये मिला है कि आप बैठे हैं सड़कों पे, झुंड पे खड़े हैं, झुंड में चाय पी रहे हैं। ये लोकतंत्र है आपका। आप कुछ भी बोल देते हो सरकार के लिए। कभी चीन में बोल के बताओ, कभी अमेरिका में बोल के बताओ। अमेरिका तो चलो ठीक है, डेमोक्रेटिक है। चीन में बोलो, नॉर्थ कोरिया में बोलो, कितना अच्छा लोकतंत्र है नॉर्थ कोरिया में। किम जोंग उन, है ना, बहुत अच्छा लोकतंत्र है। वो सीधा कहता है कि तोप से उड़ा दो। तोप के सामने पता नहीं उसकी क्या धौंस है कि तोप के सामने रख दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे तोप के सामने न्याय होता है। ये बहुत अच्छा लोकतंत्र है। इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत हो कि भारत में पैदा हुए हो। इसलिए दूर की चांदनी देख के ये मत जज क्या करो यार वहाँ पैदा हो, पता चल जाता। यदि सीरिया में पैदा होते तो क्या होता आपका, इराक में पैदा होते क्या होता आपका। क्या पैदा तो आप बाई चांस हुए, चॉइस नहीं है आपकी, मैं आपको बता दूँ, बस यही वाली बात है। तो चांस पैदा हुए हो, बहुत खुशकिस्मत हो कि भारत में पैदा हुए हो। पहनावे को लेकर स्वतंत्रता है, खान पीन को लेकर स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अच्छे अच्छे शब्द भी आप बोलते हो एक दूसरे से, लड़कों में उसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर देशों में जाओगे तो कहीं ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। बस अब ये है कि अपना जीवन अपनी पास, वहाँ कोई नहीं बोलता। मन लट्ट पड़ते हैं सीधे सड़कों पे, भागते हुए लट्ट पड़ते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा शब्द, 5000 वर्षों से। और डॉक्टर रोस्टो एक व्यक्ति हुए, बहुत बड़े विचारक थे, डॉक्टर रोस्टो। डॉक्टर रोस्टो कहते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसमें लोकतंत्र बचा है। बाकी सारे देशों में शीत युद्ध के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि भारत कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। और लोकतंत्र का प्रभाव भारत में इतना नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पश्चिम में ज़्यादा है। आज यूरोप भारत की दाद देता है कि भारत वास्तव में एक देश रहा है। क्यों? और आज भी है कि भारत ने अपनी गरिमा और अपने सम्मान, यानी अपने ऑनर को बचाए रखा, अपनी रेस्पेक्ट को बचाए रखा। ये वो लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को कभी हल्के में मत लेना। ये 5000 सालों की लड़ाई है। मैं तो सोच भी रहा हूँ शायद आपके पूर्वजों ने इसमें जान भी दी होगी। ऐसा नहीं है कि सभी नेताओं ने जान दी है। मैं मानता हूँ और मैं ये बिल्कुल 100% कहता हूँ कि 90%, 99% यहाँ पर हम ऐसे बैठे हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जान दी है। या तो किसी के कुशासन में मारे गए थे या किसी के शिकार बन गए। बिल्कुल है। आप अपनी पीढ़ी उठा के देखो, यदि 50वीं पीढ़ी उठा के देखोगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा कि हमारे दादाजी मारे गए। तो कोई छूता नहीं है, सब शिकार रहे हैं। मेरी खुद की पीढ़ी शिकार नहीं, कह सकते हैं। चलिए, तो ये था। अब आगे स्टार्ट करेंगे संविधान सभा। ठीक है, लिखें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सभी बुक ले लेना, इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखें। हिंदी वह सभा जिसमें सभी व्यक्तियों के द्वारा, वह सभा जिसमें सभी व्यक्तियों के द्वारा या जनता के माध्यम से चुने गए लोगों के द्वारा या जनता के माध्यम से चुने गए लोगों के द्वारा या जनता के माध्यम से चुने गए लोगों के द्वारा कानूनी दृष्टिकोण बनाया जाता है या जनता के माध्यम से चुने गए लोगों के द्वारा कानूनी दृष्टिकोण बनाया जाता है, वह सभा संविधान सभा कहलाती है। संविधान तो बाद में आया भाई, पहले असेंबली बना दो आप सभी। संविधान सभा कहलाती है। सभी लिखते हैं इसमें, यहाँ ये वाली लैंग्वेज सही है। ठीक है। थ्रो द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव, देखें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड
by the public, the assembly, representative elected by the public, the assembly works to write legal document, called the Constitutional Assembly. चलिए पहली बात बता दूं, मैं हिंदी माध्यम से, तो इंग्लिश माध्यम में दिक्कत आती है, समझिए ना। नजरे चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात। इंग्लिश वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा कराएं जरा, 1 2 3, ओके लीजिए। ये बुक आज मैनेजमेंट से ले लेना, सभी को बुक मिल जाएगी, ठीक। चलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मतलब हो गया, जब तक मैं क्लास को नहीं पढ़ा सकता, जब तक, ठीक है, जब तक आप मुझे यूनियन के रूप में नहीं मिलते, मैं आपको सड़क पे पढ़ाने नहीं जाऊंगा। इसके लिए, पढ़ाने के लिए मुझे पहले क्लास को ऑर्गेनाइज करना होगा, और मैंने क्लास ऑर्गेनाइज की है, और सभी का ध्यान मैं यहाँ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, तो सब कीजिएगा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संविधान सभा। आप पॉलिटी को पढ़ने आए हो तो इसके लिए आपको पहले यूनियन तो बनाना पड़ेगा। मैं बिना यूनियन के आपको नहीं पढ़ा सकता। कल कोई बच्चा बोला मुझसे किसी बैच में कि सर हमको पॉलिटी का स्ट्रेटेजी समझा दो बाय एसएससी, ठीक है। तो हमने कहा कि हम रोड पे जा रहे थे तो क्लास के लिए एंटर हुए, गुस्सा तो अच्छा खासा आया था। हमने कहा कि डियर ये बताइए सड़क पे कब से स्ट्रेटेजी समझने आने लग गई, अब रोडों पे समझाएंगे हम? इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, इतने नहीं, रोडों पे स्ट्रेटेजी नहीं समझी जाती, पॉलिटी के लिए स्ट्रेटेजी। वो जीके का स्टूडेंट नहीं था, तो हमने 2 टूक जवाब दिया, वो भी कहा ठीक है सर हम क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल क्लास में आइए, स्वागत है आपका, ठीक है, क्लास की बात है, क्लास में रोडों पे स्ट्रेटेजी पूछी जाती है क्या कोई? अब कल को कोई ये पूछेगा कि यूपीएससी का स्ट्रेटेजी बता दो, कैसे बता देंगे? ये तो मजाक हो गया ना फिर एग्जाम के साथ। इसलिए क्लास में आइए, स्ट्रेटेजी पूछिए, और आपका कोई मित्र है जानना चाहता है तो बिल्कुल आए, लेकिन रोडों पे नहीं, ठीक है। हाँ, आजकल एक कला आ रही है छपरी बनने की कला, आपने देखी होगी शायद इंस्टाग्राम पे, वही वाली बात। तो छपरी नहीं बनना, लाइक ऑफिसर, आप भी ऑफिसर हो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटी को पढ़ने के लिए क्लास में मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सादगी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मैं सभी क्लास में हिदायत देता हूँ, समझ गए। और अनुशासन तो है, अनुशासन के साथ हमको पूरी पॉलिटी कंप्लीट करनी है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि पॉलिटी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस 1-2 चैप्टर का सामना कीजिए, हिस्ट्री से बाहर निकलिए, और फिर देखते हैं पॉलिटी क्या होती है। हकीकत भी बताऊंगा और कुछ छुपाऊंगा भी आपसे, ठीक है। जो लोग सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उनको भी बताएंगे थोड़ा कि संभल के बोलें, ना बोलें ऐसा, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपकी जनरी पर, और आप उस जनरी में जा रहे हैं जब सरकार के सेवक हैं। अब कल को आप मीडिया में आके सरकार के खिलाफ बोलोगे, सरकार को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए अब वहाँ जा रहे हो, उस कुएं में जा रहे हो, तो उस कुएं में कभी कछुए से बैर मत करना। जब मगरमच्छ से बैर कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मगरमच्छ तुरंत खा के बाहर निकाल देगा। सरकार बहुत बड़ी चीज़ है डियर, जनता कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, जनता के पास एक ही शक्ति होती है, वोट डालने की। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भारत में। और भारत का प्रतिनिधि लोकतंत्र ये साबित करता है कि आपकी शक्ति का प्रयोग जब सरकार करती है, क्या करती है? सरकार। बस आप केवल वोट डालते हो और कुछ नहीं है। उसके बाद हकीकत यह है कि सरकार आपकी शक्तियों का पूरा प्रयोग करेगी, पूरा, समझ गए? खैर, तो बात करते हैं संविधान सभा। यह संविधान का निर्माण, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए कितनों ने खून बहाए, कितनों ने बलिदान दिए। तो बात करते हैं सबसे पहले, हमारे देश में कई सारे नेता हुए, कई सारे। उनका यह मानना था कि संविधान को लाया कैसे जाए,
बड़ा चैलेंज था। महारानी एकदम अड़ियल स्वभाव की थी, और उसके बाद में उनसे ज़्यादा अड़ियल थे हमारे गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जज, उनका पूरा सिस्टम खरीदा हुआ था, सब खरीदे हुए। कोर्ट बनाई तो उसमें अंग्रेज बैठा दिया, पुलिस बनाई अंग्रेज लगा दिए, कलेक्टर बनाए अंग्रेज लगा दिए, सब में अंग्रेज ही अंग्रेज। जनता की सुने तो सुने कौन? नेता बड़े परेशान। लेकिन नेताओं ने आखिर में ये ठान लिया, और मैं आपको हकीकत बता दूं, अंग्रेज हमें मजबूरी में छोड़ के गए थे, उनकी मजबूरी थी ये। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ब्रिटेन इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, इंक्लूड था। द्वितीय विश्व युद्ध करते करते उसके हथियार और उसके खजाने इतने खाली हो गए थे, उसके बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड को शरण दी है। तो इंग्लैंड के पास भारत में सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं था, और 1945 और 2 साल बाद आज़ाद क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनकी मजबूरी थी। यदि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाता तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेज हमको संविधान दे जाता? ना, झूठ, बिल्कुल झूठ। इसलिए हमको समझना होगा कि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में हारा, और उसकी हार से पैसे का खर्चा, हथियार के खजाने सारे खाली हो गए थे। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अब सरकार को छोड़ो, अपने देश की सरकार संभाल लो पहले। अंग्रेजों ने तुरंत विश्व के सारे जो उपनिवेश थे, जो गुलामी थे, वो सब आज़ाद किए। क्यों किए? क्योंकि खजाना खाली हो गया था ना, इसलिए ये रीज़न था अंग्रेजों के जाने का। और चलिए क्या नेक्स्ट बात करते हैं। तो संविधान सभा के लिए पहली मांग जो बात करते हैं, पहली डिमांड किसने की थी? पहली डिमांड करने वाले व्यक्ति का नाम था M.N. रॉय। कौन था? M.N. रॉय। ये तो है डॉक्यूमेंटेड, जो आपकी किताबों में मिलता है, ठीक है। इनका नाम है M.N. रॉय। सबसे पहली मांग की थी इन व्यक्तियों ने, बड़ी हिम्मत थी इनमें कि अंग्रेजों से सीधा बोल दिया संविधान चाहिए। अब अंग्रेजों का रिएक्शन आना बाकी था। और आपको और बता दूं, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ये मत कहना कि और नेताओं ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले 1824 में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि मुझे संविधान चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक को तो वो बच्चा समझते थे अंग्रेज, बोलते थे नटखट बालक है, शैतानी करता रहता है, ठीक है। इसलिए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे से गलती हुई है, ये उनकी सोच थी, हमारी सोच नहीं है, ठीक है। 1824 में जब पहली मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है किताबों में, अब इतिहास कैसे बनाया तुम देख सकते हो। बाल गंगाधर तिलक, इनकी मांग को जरा इग्नोर कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा, तो गांधी जी ने 1922 में इस मांग को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मेरा जो सिद्धांत है वो धर्म है। और धर्म मतलब कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू नहीं था। धर्म का मतलब था कि मैं व्यक्तियों की सेवा करना चाहता हूँ, बस। और मैं मानता हूँ कि गांधी जी राजनीति से ज़्यादा वो धार्मिक पुरुष थे, और धर्म का मतलब उनकी परिभाषा में ये था कि लोगों की सेवा करना, अब चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। अब आपकी यहाँ से चीज़ स्टार्ट होने वाली है। 1824 पहली मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। उसके बाद आते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने इस मांग को आगे बढ़ाया, क्योंकि महात्मा गांधी इंडिया में सबसे लोकप्रिय उस समय आराम से हो गए थे, और इस समय इनको शायद जेल भी हो गई थी 6 साल की, ये भी। लेकिन इन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना किया और जेल से छूटा, है ना, चालाक भी बहुत थे। चलो गए 1922 के बाद एक आते हैं साहब 1928 की नेहरू रिपोर्ट। किसने सुना इसको? नेहरू रिपोर्ट इतिहास में आती है, किसने सुना है नेहरू रिपोर्ट? 1928 को तो अंग्रेजों ने ऐसा लताड़ा, और 1928 में मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि हमें संविधान चाहिए। तो अंग्रेज अधिकारी बोलता है संविधान चाहिए, एग्जैक्ट बढ़ रहे हैं उनके, संविधान चाहिए। आप में इतनी क्षमता है कि आप संविधान बना सकते हो। और नेहरू रिपोर्ट ने बोला, यानी मोतीलाल नेहरू बोलते हैं, जिनका जवाहरलाल नेहरू से संबंध भी था पारिवारिक, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम संविधान बनाएंगे।
तो अंग्रेज बोलते हैं कि इतने पढ़े लिखे नहीं हो आप कि आप संविधान बना सको। ये एक चैलेंज हो गया हमारे लिए, एक गरिमा का सवाल हो गया। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पहली बार डॉक्यूमेंटेड तरीके से संविधान सभा का शब्द नाम लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो लिखवाया जाएगा 1928 के बाद। और इसने अपना चैलेंज भी पूरा किया, संविधान को लिख कर दिया एक कच्चा ढांचा कि ऐसा होगा संविधान। अंग्रेज पढ़ के हंसे इसको, ऐसा संविधान चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा संविधान। अब चलिए उसके बाद 1934 की मांग आती है और यहीं से प्रारंभ होता है अंग्रेजों पर दबाव, क्योंकि अगले साल भारत शासन अधिनियम 1935 आने वाला था और यहां से हमारे भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा लिया गया है। कितना? 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो 1935 शासन अधिनियम से दिया गया है। खैर 1934 में मांग करने वाले कौन थे? एमएन रॉय। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो बस ऐसा ही कुछ है, ज़्यादा परिचय के बारे में तो नहीं जानना, लेकिन हमें बस इतना जानना है। उसके बाद थी 1935 की मांग। 1935 में कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कोई बताएगा कांग्रेस की स्थापना कौन सी हुई है? राहुल गांधी वाली जी, राहुल गांधी वाली कांग्रेस। कांग्रेस की मांग आती है 1935 में, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। इस कांग्रेस पार्टी को पहले इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानते थे, इसको यूनियन पार्टी कहते थे पहले, लेकिन आज इसको कांग्रेस कहते हैं। जो आज आप देख रहे हो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाले, ये वो है कांग्रेस पार्टी। इस कांग्रेस पार्टी ने 1935 में डिमांड की कि हमें संविधान चाहिए, लेकिन इनकी मांग जो थी वो लिखित थी। कैसी थी? लिखित। और पहली मौखिक मांग कब की गई थी, आप बता सकते हैं? पहली मौखिक मांग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब की गई थी? 1934। 1824 कोई नहीं करेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आपका कमीशन ठीक नहीं मानेगा, फिर ये मत कहना। कमीशन उसी चीज को मानेगा जो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मैंने जो भी बोला वो सच है। बाल गंगाधर तिलक मौजूद थे, लेकिन नाम आज कहीं किताबों में कोट नहीं है। बड़ी ही दुर्लभ स्थिति में मिलती है वो किताब है जहां पर इनका नाम कोट किया गया है। समझ गए ना? इसलिए तो इतिहास बहुत डार्क रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की पहली लिखित मांग थी, संविधान की पहली लिखित मांग 1935 में की गई थी, जो आपको यहां पर दी गई है। लेकिन 1934 की बात करें तो ये पहली मौखिक मांग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो एमएन रॉय ने और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने की थी। बुझे? तो आपके क्वेश्चन एसएससी में ये क्वेश्चन आए कि संविधान सभा की पहली आधिकारिक मांग किसने की थी, तो आप क्या ऑप्शन क्लिक करके आओगे? एमएन रॉय एंड कांग्रेस। आधिकारिक मांग बोला है मैंने, और आधिकारिक मांग वो होती है जो लिखित में होती है, कांग्रेस 1935। लेकिन आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की या संविधान की पहली मौखिक मांग किसने की थी, और ओरल डिमांड जो होती है, 1934 एमएन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये थे। तो यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से आपका पॉलिटी लगभग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 1938 में। यहां से आता है मजा। जब तक नेहरू को नहीं लाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। 1938 जवाहरलाल नेहरू, क्या ओपिनियन है आपके इनके बारे में? क्या ओपिनियन है? अच्छे होंगे, पर देख चले जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आज मीडिया में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और मुझे सबसे बुरा लगता है। जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है हकीकत, पॉलिटी में यही है कि बस हकीकत को जानने का प्रयास करें और सिलेबस पे ध्यान दें। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी मांग तो नहीं की थी, लेकिन ये बोला था कि वयस्क मत अधिकार, यानी एडल्ट राइट टू वोट के आधार पर ये बताया था कि हमें संविधान चाहिए। लेकिन ये वयस्क मताधिकार क्या था, इसका मतलब बताया जाएगा। तो पहली मांग बताइए, ओरल जो डिमांड थी 1934 एमएन रॉय एंड 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली रिटन डिमांड एंड 1938 में संविधान सभा की तीसरी मांग। लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक चीज थी, वो थी राइट टू वोट एडल्ट। अब कैसे
इसको बताया गया कि 1938 में वयस्क मताधिकार नेहरू को क्यों पसंद था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के सबसे बड़े चेले मानता हूं मैं इनको। महात्मा गांधी के सबसे बड़े चेले थे नेहरू। उनकी यह बात थी कि जब महात्मा गांधी ये कह सकते हैं कि मुझे भीख नहीं चाहिए, तो मैं तो उनका शिष्य रहा हूँ और मैं क्यों नहीं कहूँगा कि मुझे भीख नहीं चाहिए। नेहरू को एक चीज़ से बहुत नफरत थी और वो हमेशा नफरत करते थे। अभी आएगा, नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को जवाब दे सकते थे दो टूक। बाकी सभी नेताओं को तो अंग्रेज हल्के में ले जाते थे, नहीं हिंसा करेंगे। मतलब अंग्रेजों की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी सभी अपने आप में बहुत धुरंधर थे, कोई नहीं था कम, सभी धुरंधर थे। लेकिन नेहरू जी की बात को कुछ अंग्रेज सीरियस ले जाते थे कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ना, ये करके ही मानेगा। क्यों? क्योंकि ये युवा भी है और तेज तर्रार भी है और भारत में शायद लोकप्रिय बन चुका है। अब कैसे बने, क्या बने, ये सारी चीजें ठीक है चाहिए। अब नेहरू जी कहते हैं कि मुझे वयस्क मताधिकार मतलब मुझे जनता के माध्यम से चुनी गई एक सभा चाहिए, सभा। यानी अंग्रेज इस बात को लेकर घबरा गए कि नेहरू जी क्या कह रहे हैं आप, वयस्क मताधिकार के आधार पर सभा चाहिए। जी, मैं कभी भी ऐसा संविधान नहीं बनाऊंगा जिसमें जनता को ना पता हो कि संविधान बन रहा है। यानी मैं ऐसी असेंबली बनाऊंगा जिसमें मुझे लोग वोट करेंगे। समझे? यानी ऐसी असेंबली बनेगी जिसमें मुझे लोग जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके माध्यम से बनी गई असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहलाएगी। कल को ये मत बोलना कि संविधान चाहिए तो जाओ संविधान सभा में जाके बैठ जाओ। मैं जनता से बिना पूछे उस कुर्सी को धारण नहीं करूंगा जहां पे संविधान बन रहा होगा। मुझे जनता के माध्यम से वोट चाहिए और मैं जाना चाहता हूं जनता के माध्यम से। तो जाइए प्रचार कीजिए पूरे भारत में कि अब वोट की बारी आ गई है और वो जिसको भी चुनेंगे मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। और नेहरू जी की बड़ी संख्या में इनको वोट भी प्राप्त हुए 1938 में। अब चाहे महात्मा गांधी ने इनका प्रचार किया, किसी ने भी किया, सभी ने इनको वोट दिया और बोला कि नेहरू जी हम आपके साथ हैं, आप असेंबली में जाइए और आप जो भी संविधान बनाएंगे हमें बिल्कुल स्वीकार है। नेहरू जी का कदम पड़ता है संविधान सभा में। लेकिन इससे पहले अभी सीटों का कोई बंटवारा नहीं था, कोई सीट मौजूद नहीं थी, बस नेहरू जी संतुष्ट कर गए। लेकिन अंग्रेजों ने फिर धोखा किया नेहरू के साथ। वयस्क मताधिकार के आधार पर तीसरी मांग थी। उसके बाद था अंग्रेजों ने कहा ठीक है, लंदन से आने में टाइम लगेगा, एक प्रस्ताव आ रहा है आपके लिए, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तो नेहरू जी ने बोला कि ठीक है, आप लंदन से आओगे तो टाइम तो लगेगा, चलो ठीक है हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन आ रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महारानी से प्रपोजल लेके आएगा। चलिए, तो उसके बाद आते हैं साहब लिनलिथगो। क्या आते हैं? लिनलिथगो। और उनका नाम मतलब प्रपोजल लेके आए थे, उसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। क्या था? अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त के महीने में आया था, अगस्त प्रपोजल। 1940 8 अगस्त को यह प्रपोजल आया था, अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रपोजल जब 2 साल बाद आया तो इसको लाने वाला जो था वो कौन था? भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। ये पूछ सकता है आपसे कि अगस्त प्रस्ताव को लाने वाला व्यक्ति कौन था? लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो। और उस समय भारत का वायसराय था ये। लेकिन नेहरू जी बड़े कुटिल, नेहरू जी और महात्मा गांधी साथ सब बैठे हुए थे, चाय पे बातचीत चल रही थी। तो साहब लिनलिथगो साहब आए और बोले कि नेहरू जी लीजिए, आप जो वयस्क मताधिकार की बात कर रहे थे ना, हम वो ले आए। तो नेहरू जी ने बोला कि लाइए हम भी देख लेते हैं कैसा प्रस्ताव लाए हो महारानी से। तो प्रस्ताव कुछ ऐसा था, उसमें एक शब्द था डोमिनियन। सही बता रहा हूं, नेहरू जी की नानी मर गई इसमें। मतलब वास्तव में नेहरू जी को पढ़ के दिमाग खराब हो जाता था इस शब्द को पढ़ के। डोमिनियन का मतलब होता है हिंदी में अधिराज्य। क्या होता है? अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब मैं आपसे बोलूं तो
आधा कुचला खाना। जैसे कि मैंने आपको थाली दी और मैंने आपको ये बोला कि ये भोजन है, आप खरीद कीजिए। आपको बहुत जोर से भूख लग रही है, लेकिन मैंने आपको ये कंडीशन भी दी कि ये थाली मेरी है और उसको मैं कभी भी छीन सकता हूँ। तो क्या आप चैन से खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आपको पता है ये व्यक्ति बहुत खड़ूस है और ये व्यक्ति कभी भी थाली को छीन लेगा, मैं भूखा ही रह जाऊँगा। तो अद कुछ नहीं, भूख से अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊँ। लेकिन नेहरू को ये सब ऐसे ही लगता था कुछ। नेहरू ने सोचा कि नहीं, इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे, जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। तो लिन को बड़ा नाराज हुआ। लिन को बोला कि नेहरू जी देखिए सुनिए, अभी तो पूरा संविधान नहीं दे सकते, आपको डोमिनेंट दे सकते हैं। तो नेहरू जी बोले कि डोमिनेंट का क्या करूँगा मैं, मुझे डोमिनेंट नहीं चाहिए भाई। आपको पता है ना, मैंने डोमिनेंट का विरोध किया है हमेशा से, आपको समझ में नहीं आता। आप पूरा स्वराज लाइए मेरे लिए। यदि आप जिस दिन भारत को पूर्ण आज़ाद करने का कोई प्रस्ताव लाते हो, कोई प्रपोजल लाते हो, तो मुझसे बात करना, वरना मैं ऐसे प्रपोजल को ठुकरा देता हूँ। और नेहरू जी ने इस शब्द को बोला था कि मैं दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। क्या है? दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। ये आप में इंटरेस्ट पैदा करता है। ऐसा दरवाजा मुझे अपने घर में नहीं लगाना जिस कील पे जंग लगा हो, क्योंकि उस दरवाजे का कोई भरोसा नहीं है, वो दरवाजा कभी भी टूट सकता है। कल को तुम फिर से हमें गुलाम बना लो, हम नहीं चाहते। अब देख लो कितनी बुद्धि काम आ रही है नेहरू की। ये बुद्धि थी, चाहते तो वो लालच में कुछ भी कर सकते थे। हाँ ठीक है डोमिनियन दे जाओ, कुछ तो दे रहे हो, नहीं पूरा चाहिए तो ठीक है। तो ये सब का उसके बाद था, ये था आपका 1940 का अगस्त प्रपोजल। अब स्टार्ट करें लिखना थोड़ा सा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब पहले ये बताएं यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? अभी चीजें बहुत सारी हैं, अभी इतिहास भी है, पॉलिटी भी है, तो घबराएं नहीं। एक चैप्टर है बस, उसके बाद इतिहास का कोई जिक्र नहीं होगा, बस एक चैप्टर साथ है, ठीक है? अभी थोड़ा मिक्स हो रहा है ना, आपको लग रहा है सरकार कहाँ है, संसद कहाँ है, राष्ट्रपति कहाँ है, घबराइए नहीं। अभी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आगे स्टार्ट लिखें, पहला लिखेंगे सभी। लिखा क्या आपने? पहले मुझे तो बता दो, ठीक है? लोकतंत्र, अच्छा लिख लिया। नहीं, ये लोकतंत्र में क्यों लिखा आपने? इसे आइडिया को अलग करो ना, ये सभा की परिभाषा है, लोकतंत्र की नहीं है। बाहर बदनाम करवाओगे क्या मुझे? हैं कोई साजिश लेकर आए हो? साजिश लेकर आए हो कोई? हाँ पाजी कैसे हो आप? कैसा लग रहा है? क्या बात है, जयपुर से हो? कहाँ से? अच्छा हनुमानगढ़ से हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज पहली बार, देखो मुझे डाइवर्सिटी बहुत पसंद है। मैं अपनी क्लास ऐसी चाहता हूँ जिसमें मुस्लिम भी बैठा हो, जिसमें हिंदू भी बैठा हो, और जिसमें सिख भी बैठा हो, जिसमें ईसाई भी बैठा हो। मुझे समान लोग पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। अब शायद ये मेरा लीगल अप्रोच हो सकता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप बैठे हो ना, सही बता रहा हूँ, क्लास की शोभा बढ़ रही है। अच्छा लग रहा है कि यार मैंने पहली बार मतलब ऐसी क्लास में डाइवर्सिटी देखी है। जैसे अमेरिका के स्कूलों में क्या होता है कि हर क्लास में हर देश का स्टूडेंट बैठा होता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा जल्दी विकसित हो जाते हैं। यहाँ के लोग क्यों नहीं हो पाते? यहाँ का रूममेट भी देख लो, करौली से हूँ मैं, करौली का साथ ही रहूँगा ना, हनुमानगढ़ के साथ ही रहूँगा। यहाँ भी क्षेत्रवाद, यहाँ भी जातिवाद। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के साथ ही रहूँगा, तो सोच वहीं गिर जाती है इंसान की। जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में सभी धर्मों के स्टूडेंट बैठे, और बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। आप क्लास की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देखो हमने कभी ऐसा बैच नहीं पढ़ाया, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आप आए, आपका स्वागत है, और सभी का भी स्वागत है, ठीक है? तो सब बोलेंगे सर हमको तो तुमने छोड़ दिया, छोड़ा किसी को नहीं है, बस मुझे विविधता पसंद है क्लास में। चलिए खैर लिखें, संविधान सभा लिखा, हाँ अगस्त प्रस्ताव डालें, अगस्त प्रपोजल, AUG UST अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त इसी नाम से जाना जाता है भाई। डेट लिख देंगे सभी, 8 अगस्त 1940। बस थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना है, बाकी ज़्यादा नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940। तो लिखें
संविधान सभा की पहली मौखिक मांग, सॉरी पहले डिमांड तो कर लें, ये बाद में करेंगे, ठीक है, पहले डिमांड करें। जो डिमांड थी 1934 से स्टार्ट करें, इसे काट दें, हाँ इसको काट दें। 1934 1934 लिखें। संविधान सभा की मांग करने वाले, संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति एमएन रॉय। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति एमएन रॉय। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति एमएन रॉय, और ब्रैकेट में लिखना मौखिक, ओरल, मौखिक। यह कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। यह कम्युनिस्ट पार्टी और स्वराज पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। यह कम्युनिस्ट पार्टी और स्वराज पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। स्वराज, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, और किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। गांधी जी बहुत घबराते थे इनसे। इंग्लिश उसमें ट्रांसलेशन है ना, सारा कुछ वही लैंग्वेज है डियर, हमने कोई झलक नहीं बोला है साहब, वही लैंग्वेज है सेम। आप इनको बुक दिलवाएं सभी को, ठीक, वही लैंग्वेज है, कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। लैंग्वेज भी अलग हो सकती है। मैं 3 बैच पढ़ाता हूँ, तीनों बैचों में मेरी लैंग्वेज अलग है, मेरी कॉपी में भी लैंग्वेज अलग है, क्योंकि सोच समझ के थोड़ी आता हूँ मैं, बस यहाँ जो है वो है। चलिए अब लिखेंगे सभी 1935 1935, वही है कंसेप्ट, आप घबराएं नहीं, कंसेप्ट अलग नहीं होगा कभी। तो 1935 में किसने डिमांड की थी? पहली रिटन डिमांड, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लिखेंगे सभी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली आधिकारिक मांग की, पहली आधिकारिक मांग की, पहली आधिकारिक मांग की। नीचे लिखेंगे 1938 1938, 3 साल बाद क्या होता है? 1938 1938 लिखें। जवाहरलाल नेहरू ने, लिखें, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर सामने लिखा है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्णय किया, संविधान सभा का निर्णय किया। सबसे बुरी बेइज्जती तब होती है जब चाय वाला हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ चाय वाला। और इस भारत में जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो लोग मानते हैं होंगे, लेकिन वो आपको कभी पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे, कितने भी पढ़ जाओ। वो हैं हमारे बूढ़े बड़े। कभी शादियों में देखा है, बेटा कहाँ से हो? नहीं मतलब कहाँ से नहीं, वो जानते हैं आपको, कहाँ से हो, क्या हो, आ गए जयपुर से, अच्छा क्या कर रहे हो जयपुर में? बैठो बैठो थोड़ा बैठो। फिर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा। लेकिन आप भी ये साबित कर देना अपनी योग्यता से। जरूरी नहीं है कि छोटी उम्र में कमाल ना किया जाए, हरा के आना है, और ऐसा हरा के आना है कि वो महीने सा हो जाए कि दादाजी आपको इतने साल लग गए इतना गेन करने में, हमने अपनी कर लिया। हाँ अनुभव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन योग्यता बराबर है, योग्यता चरम पर है। तो इसलिए बड़े बूढ़े जब आप जीत जाते हैं ना, तो वो अपने आप में ये समझते हैं कि हम ही मसीहा हैं। लेकिन मैं मानता हूँ शादी पार्टियों में आपको ये सामना करना पड़ सकता है। शादियों में, रिश्तेदारों में जाओगे ना, तो वहाँ पे पूछेंगे लोग आपसे, कहाँ? जयपुर में, अच्छा
अब मान लो बाबूजी थोड़े ऐसे हुए कर रहे दिमाग के, जो राजनीति में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, पूछ लेंगे क्या पढ़ रहे हो, संविधान, हाँ क्या बात है। अब उन्होंने तो देखा है भैया, आप क्या बात करते हो। जब उनका जन्म हुआ था, परदादा की बात कर रहा हूँ, थे वो मौजूद, इसलिए पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया। बस चलिए नेक्स्ट 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 2 मिनट हो रहे हैं आपके। 1940 अगस्त प्रस्ताव, देखें इस प्रस्ताव में संविधान सभा के लिए डोमिनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के लिए डोमिनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और इस प्रस्ताव को कौन लाया था? कौन लाया था? लीप ही जीभ अटक गई, जीभ अटक गई या फंस गई? लिनलिथ को। लेकिन इस प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथ को, किताब में नहीं होगा तो आप नोट कर लेना, ठीक है। लिनलिथ को लिख देना। भारत के तत्कालीन वायसराय, उस समय के वायसराय थे, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को इसको लाने वाला था। तो लिखें नेहरू जी का स्टेटमेंट लिखेंगे, सभी नीचे लिखेंगे नेहरू जी का कथन, इससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेहरू जी का कथन नीचे लिखेंगे सभी, स्टेटमेंट है ना, कथन। दरवाजे पर लगी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखना है फिर भी। दरवाजे पर लगी एक मिनट इसको बनाना पड़ेगा। दरवाजे पर जंग लगी कील के समान, दरवाजे पर जंग लगी कील के समान, दरवाजे पर जंग लगी कील के समान। तो अब इंग्लिश क्या बनेगा इसका? दरवाजे पर जंग लगी कील के समान। और जंगों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अच्छा। और कील को स्क्रू बोलते हैं, नेल। अच्छा क्या बात है, इंग्लिश की बड़ी अनूठी चीज है। चलिए, पता है हम यूपीएससी हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, हम बड़ा सबसे ज्यादा डर मुझे तब लगा, देखो इंग्लिश टू इंग्लिश एक होता है। हाँ, ऐसे कि हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में हम नॉर्मल इंग्लिश अच्छे से बोल पाए। मेरा हमसे इंट्रोडक्शन पूछा कमीशन ने, हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा आ जाए कि भाई आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, तो यहाँ पर थोड़ा हम राजस्थान वाले हैं, हमारी इंग्लिश बहुत वीक होती है सच में। इंग्लिश हम सब्जेक्ट मानते हैं, जब ये लैंग्वेज है और ये कला है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी सबसे ज़्यादा हिंदी माध्यम से भी यही है, लेकिन अब तो थोड़ा इंग्लिश का क्रेज आ गया है, ठीक है। और हिंदी माध्यम से वैसे पढ़े तो बड़ा ही चैलेंज होता है। तो बस इतना है कि इतनी इंग्लिश आती है कि हाँ काम चल जाएगा। जब तमिलनाडु में हमारी पोस्टिंग हो जाती SIS, तो हाँ इतनी तो इंग्लिश चल जाती है, इतना तो बोल ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं। हाँ गलती से और हो जाती दिक्कत। हाँ वैसे भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ फ्लुएंट इंग्लिश बोली जाए। तमिलनाडु में भी रुक रुक के इंग्लिश बोल सकते हो। हाँ कैसे? हाँ मिलती है ना, लेकिन देखो इंटरव्यू के पैनल पर डिपेंड है। यदि आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में किया है ना, तो आपको शायद इंग्लिश में देना पड़ेगा। वो ये जांचना, वो ये नहीं कहते कि उन्हें अंग्रेज नहीं चाहिए,
उन्हें ये चाहिए कि ये व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि पोस्टिंग हो जाती है तो क्या ये जनता से बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। चलो तमिल नहीं आती, मैं समझ सकता हूँ, पर इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि ये डील कर सके। बाकी के हिंट, मेरा इंटरव्यू लगभग हिंदी में ही हुआ था, 25-26 मिनट हिंदी में ही चला था। मेरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में था और हिंदी में हुआ। उन्होंने हिंदी में पूछा, मैंने हिंदी में जवाब दिया। बाकी बहुत अच्छा था। कॉफ़ी भी पी के आए थे हम अंदर, पर एक घूंट पी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पसीना पीछे से आ रहा था और कॉफ़ी रख दी सामने, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, और पूरी पी जाते तो सोचे कि देखो कितना प्यासा आया है इसलिए। और कुछ भी कहो, कॉफ़ी का गिलास बहुत अच्छा था, हमें यार गिलास तो ले जाए कम से कम। चलिए खैर, लिखे आगे, ये लास्ट है। अच्छा, अभी मैंने कराया नहीं है ना क्रिप्स विस्तार, चलो कर ही कराएंगे इसको, क्योंकि इसका डिस्कशन करना पड़ेगा। क्रिप्स प्रपोजल लेते हैं। क्रिप्स प्रपोजल मार्च 1942, इसको हम कल करेंगे। अब मुझे बताइए आपको यहां तक कैसा लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी पहले दिन के लेक्चर पे किसी को भी यदि कम समझ में आया हो तो जज मत करना कि नहीं यार कम समझ में आया, क्या पॉलिटी ऐसी है। आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, अभी पुराना स्टूडेंट बैठा हुआ है, ऐसे पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी का सफ़र इतना अच्छा है कि शायद आपको इससे अच्छी सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कोई नहीं लगेगी, और आप उससे खुद बोलोगे कि सर पॉलिटी की और अच्छी सी किताब बताइए, ये इस बात की गारंटी लेता हूँ। लेकिन मुझे 2 या 3 दिन का समय दीजिए एक रफ्तार बनाने में, समझ गए, फिर हम आगे चलेंगे। नमस्कार।